मेरा भाजपा से मुकाबला नहीं है। मेरा मुकाबला मनुवादी उन ताकतों से है जो समाज के अंदर विषमता पैदा करती है, भेद पैदा करती है, आरक्षण विरोधी और संविधान विरोधी है। मैं जातिवाद के ना तो समर्थन में हूँ ना विरोध में हूँ, परंतु अगर कोई मेरी जाति पे अत्याचार करेगा तो उसके विरोध में मैं चुनाव लड़ूंगा और चुनाव मेरे लिए सेकेंडरी है। समाज का आवाज उठाना और दर्द मेरे लिए प्राइमरी है। मेरे लिए एजेंडा कुछ नहीं है, कुछ एजेंडा नहीं है। बहुजन समाज पार्टी का कार्यकर्ता हूं। बहुजन समाज पार्टी का एजेंडा है संविधान को लागू करना। न्यू दिल्ली से बीएसपी को चुनाव मजबूती से इस वजह से हमें लड़ना चाह रहे हैं ताकि हम पूरे भारत में एग्जाम्पल दे सके कि बीएसपी बहुजन समाज पार्टी किसी भी मायने में कम नहीं है। और नई दिल्ली से आज आप ये देखिए कि हजारों की जो तादाद में जो एडवोकेट्स और लोकल पब्लिक यहाँ मौजूद है, वो इस बात का परिचायक है कि ये पब्लिक जो है अब की बार बीएसपी को मजबूती से नई दिल्ली और पूरी दिल्ली के अंदर चुनाव लड़वाएगी। ये आपका जो है गलत आंकड़ा है कि खाता नहीं खुला है। बहुजन समाज पार्टी वो पार्टी है जिसने एक वोट से पूरे केंद्र की सरकार गिरा दी थी, और खाता नहीं खुला है मैं नहीं मानता, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी राजनीतिक पार्टी बाद में है और सामाजिक परिवर्तन और सामाजिक मिशन मूवमेंट पहले है। देखिए, सबसे पहले तो सुप्रीम कोर्ट मेरी कर्म भूमि है। उसके अलावा ये जो क्षेत्र है, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, पटियाला हाउस हो, हाई कोर्ट हो, ये मेरी कर्म भूमि है। दूसरी बात, 2024 का साल इस वजह से याद रखा जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब की स्टैचू लगी। तो मैंने अपने चुनाव प्रचार का जो आगाज है वो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब की मूर्ति पर जय भीम, जय भीम, जय भीम। बीएसपी की क्या पहचान? नीला झंडा हाथी निशान। बीएसपी की क्या पहचान? नीला झंडा हाथी निशान। संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। 2024 का साल सिर्फ इस वजह से याद रखा जाएगा कि आज़ादी के 70 साल बाद सुप्रीम कोर्ट के प्रांगण में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब की स्टैचू लगी। और मेरे लिए अगर कोई सबसे बड़ा मंदिर है, सुप्रीम कोर्ट है, और उस मंदिर के अगर कोई देवता वो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर है। और मैं खुल के ये कहता हूँ कि मैं अम्बेडकरवादी हूँ और अम्बेडकरवादी हूँ, बहुजन समाज पार्टी की विचारधारा में विश्वास रखता हूँ। आप ये देखिए कि जो सैकड़ों एडवोकेट आज यहाँ खड़े हुए हैं, वो सभी, वो शायद हो सकता है मेरे से सहमत ना हो या मेरी विचारधारा से सहमत ना हो, पर उन सभी के मन में एक दर्द है, वो है समाज का दर्द। और ये वो भीड़ है, ये वो लोग हैं, ये वो अधिवक्ता हैं जो समाज के सुख और दुख में कंधे से कंधा मिलाकर हमेशा खड़े रहेंगे। सामने सोमनाथ है और बांसुरी है। मैं शायद आप ये बात नहीं जानते कि मैं इन दोनों का नाम नहीं जानता। अगर वो मेरा नाम जानते हैं तो मैं जानता हूं। सामने मेरे कोई नहीं है, नई दिल्ली में है तो सिर्फ सत्यप्रकाश गौतम है। एक सवाल है, मैंने अपना नामांकन बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब के सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो स्टैचू है उस पर पुष्पांजलि करके शुरू किया है। बीइंग अम्बेडकराइट, बीइंग बहुजन समाज पार्टी का कैंडिडेट होने के नाते, शेड्यूल कास्ट होने के नाते और एक बहुजन मिशनरी होने के नाते मैं कोई भी ऐसा काम नहीं करूंगा जिससे मेरी विचारधारा से समझौता हो। मेरे चुनाव प्रचार में जय भीम रहेगा, मेरे चुनाव प्रचार में बहुजन समाज पार्टी की विचारधारा रहेगी और मेरे चुनाव प्रचार के अंदर किसी भी प्रकार से कोई भी समझौता नहीं होगा। यहाँ पर कोई मजबूत नहीं है, यहाँ सबसे ज्यादा मजबूत जो है बहुजन समाज पार्टी है। और अगर आप ये कह रहे हैं मजबूत है तो क्या कारण है नॉर्थ ईस्ट में एक भी वोट नहीं डली उनकी? अगर आप ये कहते हैं कि मजबूत है, क्या कारण है कि भारत के अंदर भाजपा को कांग्रेस के उम्मीदवार समर्थन कर रहे हैं? क्या कारण है सूरत के अंदर भाजपा और कांग्रेस एक हो गई, इंदौर के अंदर भाजपा और कांग्रेस एक हो गई? देखिए, पहले मेरी एक बात सुनिए, जिस बयान के बारे में आप ये कह रहे हैं कि आकाश आनंद जी ने कहा, पहली बात तो मैंने ऐसा कोई बयान नहीं सुना। सुनो, हम किसी भी पार्टी के पक्षधर नहीं हैं। हम साहब काशीराम के वंशज हैं जो पहली बार लड़ता है हारने के लिए, दूसरी बार लड़ता है हराने के लिए, तीसरी बार लड़ता है जिताने के लिए। और हमारे लिए सांपनाथ और नागनाथ में कोई अंतर नहीं है, हमारे लिए कांग्रेस और भाजपा में कोई अंतर नहीं है। हम जो है मजबूती की सरकार नहीं चाहते, हम मजबूरी की सरकार चाह रहे हैं। एनडीए कुल मिला के उनके आंकड़ों के हिसाब से 220 वोट ला रही है और अगर जो बहुजन समाज पार्टी 40 में ले आई तो यकीन मानिए इस बार जो है 2024 में बहुजन समाज पार्टी का ही पीएम बनेगा। लेकिन बीजेपी वाले कहते हैं कि 400 सीट आएंगी तो संविधान बदला जाएगा। अरे ये बीजेपी वाले तो जुमला 15 लाख भी बोलते थे, बीजेपी वाले तो संविधान खत्म करने की बात भी कर रहे हैं। बीजेपी वालों का क्या ऐसा है कि उनके वो जो बीजेपी वाले जो बोलते हैं उनसे मेरा कोई सरोकार नहीं है। दूसरी बात, बीजेपी की इस वक्त चूल्हे हिली हुई है, बीजेपी डरी हुई है। और आज मैं आपको बताऊं कि पूरे भारत में जो कम वोट परसेंटेज हो रहा है वो इस कारण से हो रहा है क्योंकि बीजेपी की वोट परसेंटेज कम हो रही है। देखिए,
देखिए ना तो 400 पार होगा, इनका जो जुमलेबाजी है। दूसरी बात, हम तो बाबा साहब को सुप्रीम कोर्ट में लाए हैं और बाबा साहब को पार्लियामेंट में लाएंगे, हमारा तो नारा ये है। पहली बात, मेरी एक बात सुनिए कि आरोप जहां तक लगाने की बात है, इन्होंने भगवान बुद्ध पे आरोप लगाए, इन्होंने ज्योतिबा फूले पे आरोप लगाए, इन्होंने सावित्रीबाई फूले पे आरोप लगाए, इन्होंने साहब काशीराम पे आरोप लगाए, इन्होंने बाबा साहब पे आरोप लगाए, इन्होंने बहन कुमारी मायावती पे आरोप लगाए। बहुजन समाज का कोई ऐसा लीडर, कोई ऐसा संत महापुरुष भारत में पैदा नहीं हुआ जिसके ऊपर इन्होंने आरोप नहीं लगाए हो। और जहां तक वोट काटने की बात है कि भाई ये वोट काट रहे हैं, तो मैं बता दूं भारत के अंदर सबसे ज्यादा जो वोट काट रही है आज इंडिया गठबंधन काट रही है, क्योंकि इंडिया गठबंधन का कोई भी राष्ट्रीय पार्टी से सरोकार नहीं है। इंडिया गठबंधन अगर खड़ी ना हो तो भाजपा को हम प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से पूरे भारत में हरा सकते हैं। और जो ये कह रहे हैं कि वोट काट रहे हैं, मैं उत्तर प्रदेश के अंदर पिछली बार बहुजन समाज पार्टी 38 सीटों पर लड़ी थी, जिसमें से 10 सीटें जीती थी और 27 सीटों पे वो 27वें नंबर पर रही थी और बहुत कम मार्जिन से जीती थी। अब आप कहते हैं कि वोट काट रहे हैं, तो वोट काट रहे हैं। क्या हुआ है सूरत में? भाजपा के कैंडिडेट को जो है कांग्रेस ने समर्थन दिया है। क्या हुआ है इंदौर के अंदर? और जिस सीट को बहुजन समाज पार्टी 2 लाख वोटों में जीत जाती थी, अब 4 लाख में भी नहीं जीत रही। तीसरी बात, आप कहते हैं वोट काट रहे हैं। जब अनुसूचित जाति, जब पिछड़ा वर्ग, जब डिप्राइव्ड क्लास अपने हक मांगते हैं तो उन पर आरोप लगाई जाती है। लेकिन हम वो लोग हैं जो, हम मर्सिडीज में बैठे हुए वो मालिक हैं जो किसी बाहर बैठे हुए कुत्ते के भौंकने का जवाब नहीं देते। हम वो हैं जो बहुजन समाज पार्टी इस बार, मैं बता रहा हूं कि अगर क्या आपने ये देखिए कि मार्केट में जो सन्नाटा है इस चुनाव के अंदर, जो सुगबुगाहट कम है, वो इस वजह से ही है कि सभी जो मीडिया कल तक ये कही थी कि 0 पे आएगी, वो पहले 3-4 पे आई, फिर 12-13 पे आई, अब 20 पे आ गई। ये समीकरण कहां से आ रहे हैं? दूसरी बात, अगर वोट काटने की बात है तो मैं आपके माध्यम से, जो बहुजन मीडिया उसके माध्यम से एक मैं चैलेंज कर रहा हूं कि पूरे भारत से एनडीए को खत्म कर दो और बसपा के उम्मीदवारों को समर्थन दे दो। अगर बहुजन समाज पार्टी ने भारत के अंदर पूर्ण बहुमत से अगर यहां पर अपनी सरकार ना बना ली तो मैं उसी दिन राजनीति से त्यागपत्र दे दूंगा। इससे पहले आपको एक सवाल पूछना चाहिए था कि आप ईवीएम का क्या स्टैंड है? ईवीएम का क्या स्टैंड है? नहीं, हाँ, अब मैं आपको बताऊं, ये इससे कनेक्टेड इस वजह से है, बहुजन समाज के लिए ईवीएम उतनी खतरनाक है जितना कि बैलेट, क्योंकि पहले बूथ कैप्चरिंग कर लेते थे। आप उत्तर प्रदेश का कोई ऐसा गांव बता दो जिसके अंदर कोई प्रधान जीता उसमें गोली ना मारी हो या उसके परिवार वालों को ना मारा हो। दूसरी बात, अब आपने कहा कि ये लोकतंत्र की हत्या, अरे लोकतंत्र की हत्या ही है कि जब दिल्ली जैसे एरिया में पिछली बार लोकसभा का इन्होंने हमारा नामांकन रद्द करा दिया था, और ये लोकतंत्र की हत्या ही है जहां दिल्ली के अंदर जब संदीप वाल्मीकि को हटाया जा सकता है, जब राजेंद्र पाल गौतम को हटाया जा सकता है और जब राजकुमार आनंद को हटाया जा सकता है, तो क्या कारण है अभी तक मनीष सिसोदिया, जैन और केजरीवाल तीनों नहीं हटे हैं? क्या ये लोकतंत्र की हत्या नहीं है? आप लोकतंत्र की हत्या की बात आप एक वोट से मत करिए। आप ये देखिए कि भारत के अंदर आप जब नॉर्थ ईस्ट के अंदर एक भी वोट नहीं पड़ा, तो क्या ये लोकतंत्र की हत्या नहीं है कि नॉर्थ ईस्ट के राज्यों को आज केंद्र की सरकार में 1% भी विश्वास नहीं है? और ये लोकतंत्र की हत्या नहीं है कि जब आकाश आनंद साहब एक स्पीच देते हैं तो उन पर एफआईआर दर्ज कर ली जाती है, परंतु वहीं उनके स्वामी राम भद्राचार्य के खिलाफ हम 3 साल से मुकदमा भगवान बुद्ध के लिए लड़ रहे हैं, आज तक एफआईआर दर्ज नहीं हुई। लोकतंत्र की हत्या के अंदर क्या हाथरस के कांड को आप लोकतंत्र की हत्या नहीं बता सकते, जायज ठहरा सकते हैं? क्या हाथरस, फूलपुर बातें, खेल, लांची, बतानी टोला और जिस प्रकार आनंद मोहन को रिहा किया गया जी कृष्णा के हत्यारों को बिहार के अंदर, क्या ये लोकतंत्र की हत्या नहीं है? और जब ये आरक्षण के विरोध में बात करते हैं, सुप्रीम कोर्ट आरक्षण के विरोध में बात करती है, वीवीपीटी को सही ठहराती है, तो क्या लोकतंत्र की हत्या नहीं है? भारत के अंदर अगर ये लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं तो यकीन मानिए बहुजन समाज है वो लोकतंत्र को बचाने के लिए आज यह खड़ा हुआ है। बीएसपी का जो वोटर है वो गरीब गुरबा वोटर है, वो फ्री बिजली पानी पर है, तो उनको कैसे आप अपनी तरफ नहीं, ये देखिए, ये आपका बिल्कुल गलत आकलन है कि जो बीएसपी का वोटर है वो फ्री बिजली पानी पे है। बीएसपी का वोटर तो एक नोट एक वोट की राजनीति करता है। बीएसपी का वोटर तो वो है जो 2 किलो नील में लोकसभा चुनाव लड़ता था। बीएसपी का वोटर तो वो है जिसने नई दिल्ली के सबसे मजबूत कैंडिडेचर के अंदर एक ऐसे आदमी को टिकट दिया जिसके पास, जो आज भी शायद स्कूटर मोटरसाइकिल से चलता है। और बीएसपी का वोटर ये है कि जब यहाँ हजारों की तादाद में आप लोग देख रहे हैं तो ये सभी बीएसपी के वोटर और सपोर्टर हैं और ये तन मन धन से बसपा के साथ हैं। और जब आप कहते हो फ्री बिजली पानी, दिल्ली के अलावा
जवाब बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा भारत है। और इस भारत के कोने कोने में आज मैं आपको बता दूं कि आप ये जो एक सवाल कह रहे हैं कि बीएसपी का वोटर, आप उसको शायद एक बात ना पता हो कि पूरे भारत में अगर कोई सबसे ज़्यादा सीटों पर एक अकेली पार्टी लड़ रही है तो बहुजन समाज पार्टी लड़ रही है, ना कि एनडीए, ना ही इंडिया।